हेलो स्टूडेंट, ये हमारे पास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि हमारे पास पार्ट 4 का वीडियो है। इसके प्रीवियस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो लॉन्च किए हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप केमिस्ट्री सचमुच में एकदम बेसिक से सीखना चाहती हैं, आप अपना केमिस्ट्री एकदम तगड़ा करना चाहते हैं, तो मैं शुरुआत से केमिस्ट्री का बेसिक टू एडवांस सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें से अभी सिर्फ 3 वीडियो ही हमने बनाए हैं और कंटिन्यू हर एक दिन हर एक वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं और केमिस्ट्री एकदम बारीकी से बेसिक से सीख सकती हैं। चाहे क्लास 9 के स्टूडेंट हो, चाहे 10 के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 11 के स्टूडेंट हो, बेसिक से केमिस्ट्री सीखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाकर देख सकती हैं। और आज हम इस सेशन में पर्टिकुलर ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है। क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक केमिस्ट्री का, है ना। उसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। तो हम मैटर से पूरा कहानी स्टार्ट किए थे, पूरा स्टोरी हम मैटर से स्टार्ट किए थे। मैटर को छोटे से छोटे पार्टिकल में तोड़ा, उसको एटम बोला। किसने बोला? डाल्टन भाई साहब ने बोला। और डाल्टन भाई साहब ने अपना थ्योरी भी दिया था, तो डाल्टन भाई साहब का थ्योरी भी देखे थे। डाल्टन भाई साहब का थ्योरी में कुछ कमियां भी देखे थे, और डाल्टन भाई साहब अपने थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताई थी जो बहुत सटीक था। तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज का हम अपना थ्योरी स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, देखो कहानी कुछ इस प्रकार था कि 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में डाल्टन भाई साहब ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दिया था। और डाल्टन भाई साहब ने यह कहा था कि जो मैटर है इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, यानी कि इस मैटर को तुम इतने छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ो कि लास्ट में एक ऐसा स्टेट आएगा कि और नहीं टूट पाएगा। तो उस चीज को डाल्टन भाई साहब ने एटम नाम दे दिया। डाल्टन भाई साहब बोलते हैं कि इस मैटर को जितना मेरे पावर था, जितना एबिलिटी था, जितना मैं माइंड का गेम खेल सकता, उतना माइंड सेट से मैं इस मैटर को तोड़ा। डाल्टन भाई साहब आगे थ्योरी में भी कहते हैं कि अब मैटर का जो लास्ट पार्टिकल अब मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा था फिर भी तोड़ते गया। अब लास्ट स्टेट ऐसा आया कि अब और मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ। जॉन डाल्टन भाई ये अपना थ्योरी में बोलते हैं। और जॉन डाल्टन थ्योरी में ये भी बोलते हैं कि अब मैं उस पार्टिकल को और नहीं तोड़ सक रहा हूँ, नहीं तोड़ पा रहा हूँ। तो जॉन डाल्टन भाई कहते हैं कि वही एटम है, वही परमाणु है। और जॉन डाल्टन ये कहते हैं कि वही हमारे पास मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनको हम और डिवाइड नहीं कर पाते। तो जॉन डाल्टन अपने टाइम मैटर को डिवाइड करते गया। लास्ट में एक ऐसा स्टेट मिला मैटर का जिसको जॉन डाल्टन भाई ने, याद रखो मैं बात क्या बोल रहा हूं, जॉन डाल्टन भाई ने मैटर का लास्ट डिवाइड किया, और लास्ट वाले टुकड़े को जॉन डाल्टन भाई और नहीं डिवाइड कर पाया। तो जॉन डाल्टन भाई उसको डिवाइड नहीं कर पाया, तो उसे एटम बोल दिया गया। तो जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग उस टाइम एटम फंडामेंटल पार्टिकल था। ये बात क्लियर है? जॉन डाल्टन की बात क्लियर है? ठीक है, एक बात बता रहा हूं, जॉन डाल्टन थ्योरी दिया था एटॉमिक थ्योरी, ओल्ड एटॉमिक थ्योरी बोल सकती हैं। जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी पुरानी वाली थी। 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी कि 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन की 100 सालों तक चली। सोच सकते, यानी कि जॉन डाल्टन जो भी बात थ्योरी में लिखा गया था एटम से रिलेटेड, एटम के रिएक्शन से रिलेटेड, तो 100 सालों तक जॉन डाल्टन की थ्योरी को टक्कर देने के लिए कोई भी साइंटिस्ट नहीं आ पाया। कोई भी साइंटिस्ट आने की कोशिश करता रहा उस टाइम, लेकिन जॉन डाल्टन को 100 सालों तक जॉन डाल्टन की थ्योरी को कोई भी साइंटिस्ट टक्कर नहीं दे पाया, कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज नहीं दे पाया। यानी कि 100 साल तक जॉन डाल्टन की थ्योरी चली आ रही थी। जॉन डाल्टन थ्योरी क्या है प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकती हैं। अचानक 100 साल खत्म होता है, यानी कि 19वीं सेंचुरी पूरा खत्म हो गया, 100 साल बीत गया। 1808 में जॉन डाल्टन थ्योरी दी थी, 1808 यानी कि 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग। 19वीं सेंचुरी पूरा खत्म हो गया, 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हो गया, 20वीं सदी स्टार्ट हो गया। 20वीं सदी में अचानक हल्ला बोल हुआ। हल्ला बोल ये हुआ कि जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दिया था उस थ्योरी को हमारे पास मॉडर्न साइंटिस्ट थे, मॉडर्न जमाने के साइंटिस्ट, यानी कि 20वीं सदी के साइंटिस्ट
जे थॉमसन भाई साहब थे, बोर थे और रदरफोर्ड थे। जब तीनों साइंटिस्ट और इसके अलावा और साइंटिस्ट थे 20वीं सदी में, लेकिन मैं मेन साइंटिस्ट का नाम लिया हूँ। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया मिलके, और इसके साथ और भी साइंटिस्ट थे, बस मैं यहाँ एक आइडिया दे रहा हूँ। तो इन सभी साइंटिस्ट ने जॉन डाल्टन की थ्योरी को बारीकी से पढ़ना स्टार्ट किया। जॉन डाल्टन की थ्योरी को बारीकी से पढ़ा और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखने लगे साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट को जॉन डाल्टन ने जो बात कही थी उस बात से उन्हें अलग अलग रिजल्ट मिले। यानी कि जॉन डाल्टन जो भी अपने थ्योरी में लिखे थे उस थ्योरी को बोर, रदरफोर्ड और थॉमसन ने बारीकी से थ्योरी को पढ़ा कि डाल्टन ने क्या लिखा अपने थ्योरी में, और जो भी थ्योरी में लिखा है क्या हर एक पॉइंट सही है डाल्टन भाई साहब का। तो जब तीनों ने वास्तव में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जॉन डाल्टन की थ्योरी बहुत सारा पॉइंट गलत था और इन्होंने उसको क्या किया, सुधार किया। इसीलिए 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो भी केमिस्ट्री में काम हुआ मैटर एटम से रिलेटेड, उसको नाम दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। पुरानी वाली तो खत्म, डाल्टन खत्म, मॉडर्न चालू हुआ। समझे? क्या डाल्टन भाई साहब को पूरा हटा देना चाहिए? नहीं, डाल्टन भाई साहब नहीं होते तो सारे साइंटिस्ट दिमाग लगाए थे, इतना दिमाग नहीं लगाए रहते। ठीक है, तो हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है ध्यान से समझना, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी को मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा। ठीक है, करते हैं। देखो, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बोल रही है एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इनडिविजिबल, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हम डाल्टन की थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को कंपेयर करेंगे। डाल्टन भाई साहब का फर्स्ट पोस्टुलेट था ना, डाल्टन भाई साहब का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, तो डाल्टन भाई साहब खुशी खुशी से अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में लिख के गए थे कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है और एटम को और नहीं तोड़ सकती। डाल्टन भाई साहब क्या कहते हैं खुशी खुशी से फर्स्ट पोस्टुलेट में कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है और एटम को और डिवाइड नहीं कर सकती। तो जॉन डाल्टन भाई साहब एटम को फंडामेंटल पार्टिकल बोल के चले गए थे। लेकिन जब मॉडर्न जमाने के साइंटिस्ट है, बोर है, रदरफोर्ड है, जे थॉमसन है, इनके अलावा और भी साइंटिस्ट है, उन्हें रियल में एक्सपीरियंस किया, उन्होंने फिर से उठाया मैटर। जब बोर, थॉमसन, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जॉन डाल्टन ने एटम बोला था और एटम को और नहीं तोड़ पाएंगे डाल्टन बोल के गए थे। इन तीनों के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। इन्होंने एटम को उठाया डायरेक्ट और एटम के ऊपर हमला बोला, और जब एटम के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया कि एटम को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एटम टूटेगा कि नहीं। तो डाल्टन भाई साहब तो बोल गए थे एटम नहीं टूट पाएगा, एटम डिवाइड और नहीं हो पाएगा। तो साइंटिस्ट लोग क्या डाल्टन भाई साहब का बात मान लेते? साइंटिस्ट नहीं मानते, हवाई बात, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो रियल में तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट में एटम को तोड़ने की कोशिश किया, यानी कि एटम को डिवाइड करने की कोशिश किया। पता है, और जब साइंटिस्ट ने मिलकर एटम को डिवाइड किया तो एटम वाकई में डिवाइड हो गया। अच्छा, तो एटम डिवाइड हुआ तो एटम के अंदर क्या क्या मिले? कुछ ना कुछ मिला होगा। एटम टूटा तो मिला है, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला। किसके अंदर? जो एटम को जॉन डाल्टन भाई साहब बोल के गए थे कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, एटम ही फंडामेंटल है, अब नहीं टूटेगा। मॉडर्न जमाने साइंटिस्ट बोलते एटम को हमने तोड़ दिया। मैंने पूछा किसमें तोड़ा? जवाब दिया इलेक्ट्रॉन में तोड़े, प्रोटॉन में तोड़े और न्यूट्रॉन में। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। मॉडर्न जमाने के साइंटिस्ट अब बोलने लगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल? कि फंडामेंटल पार्टिकल उसे कहेंगे जिसे और ना तोड़ सके। तो इन्होंने उनको और तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट गलत साबित होता है। जॉन डाल्टन आगे अपनी थ्योरी में ये भी बताते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले एटम पार्टिसिपेट करते हैं। जॉन डाल्टन भाई बोल के गए थे
हम दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला लो, वाटर बना लो। तो जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करती, मैटर पार्टिसिपेट नहीं करते, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम पार्टिसिपेट करते। क्या करते? जॉन डाल्टन क्या बोले गए थे? एनी केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो अब भी एटम पार्टिसिपेट करेगा। जॉन डाल्टन उस टाइम बोल के गए थे 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जॉन डाल्टन भाई साहब जो बात बोल के गए थे ना कि केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा सबसे पहले। मॉडर्न जमाने साइंटिस्ट भी क्या बोलती है? अच्छा, जॉन डाल्टन ये बात जो बोला था अपने पोस्टुलेट में अभी भी ये सही है, समझे? जॉन डाल्टन की बात सही निकली। मॉडर्न जमाने साइंटिस्ट भी ये बात को सही मानती है। अभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम। भले ही हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ दिए हैं, फिर भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम करेगा। तो जॉन डाल्टन फर्स्ट पोस्टुलेट थोड़ा सा रॉन्ग होता है। मॉडर्न जमाने के साइंटिस्ट उसके पोस्टुलेट में थोड़ा क्या करते हैं? फेर बदल करते हैं। ठीक है, ये था मॉडर्न थ्योरी का फर्स्ट थ्योरी। आइए सेकंड स्लाइड पर सेकंड थ्योरी देखते हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट है और हम लोग डाल्टन का थ्योरी का भी यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं कि डाल्टन थ्योरी में डाल्टन भाई साहब ने क्या बात गलत बोल के गई थी। जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी सच्ची बता रही है। पता है डाल्टन भाई साहब सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोल के गए थे मालूम है? नहीं देखो वीडियो, जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाल्टन भाई साहब सेकंड पोस्टुलेट में ये बोल के गए थे कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सेम एलिमेंट, मान लेते हैं ये जी फॉर, ये गोल्ड का एक एलिमेंट है। डाल्टन भाई साहब बोलते थे कि यदि तुमने एक एलिमेंट लिया है, मान लेते हैं आपने गोल्ड का एलिमेंट लिया है, तो डाल्टन भाई साहब बोलते थे कि सेम एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? सेम एलिमेंट होंगे। ये गोल्ड का एलिमेंट ये भी गोल्ड का एलिमेंट, ये भी गोल्ड का एलिमेंट, ये भी गोल्ड का एलिमेंट। इसी का छोटा टुकड़ा कर दिया गोल्ड का, तो इसी एलिमेंट को यहाँ पे बना दिया चित्र। समझ पा रहे हो? इसी एलिमेंट को लिया, बीच से ऐसे टुकड़ा किया और इसी एलिमेंट को यहाँ पे लिख दिया। तो गोल्ड के दोनों सेम एलिमेंट है। डाल्टन भाई साहब बोलते हैं यदि सेम एलिमेंट है ना, कोई भी सेम एलिमेंट हो, चाहे गोल्ड के हो, चाहे सिल्वर के हो, चाहे कुछ भी हो, मैं गोल्ड का एलिमेंट लिया हूँ। डाल्टन भाई साहब बोलते थे कि सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट के अंदर जो एटम होंगे ना, एटम ये भी एटम है। एटम जहां भी देखो वहां भी है एटम का जलवा। डाल्टन भाई साहब बोलते हैं कि अगर एक सेम एलिमेंट लिए हो तो सेम एलिमेंट में सारे एटम एक जैसे होंगे, मतलब सारे एटम का मास एक जैसे होगा। इस एटम का जितना मास है इस एटम का उतना मास होगा, इस वाले भाई साहब वाला एटम का मास उतना होगा। इसका साइज जितना है इसका साइज उतना ही होगा। साइज यानी कि कितना बड़ा कितना छोटा, ये जितना है उतना ये भी होगा, इस छोटा से छोटा सा छोटा सा। अच्छा, शेप साइज भी सेम है सारे एटम के एक एलिमेंट में, सारे एटम का मास सेम है, साइज भी सेम है। साइज यानी कि समझे छोटा बड़ा, और शेप यानी कि शेप जैसे किसी का सर्कल होता है सर्कल, तो शेप भी सारे एटम के सेम होंगे। अब गोल्ड का मैं टुकड़ा किया बीच से ये बना दिया जूम से, तो ये भी गोल्ड के जैसे दिखने वाला है ना, तो इसके भी सारे एटम एक जैसे, इसका मास जितना इसका मास उतना, इसका शेप जैसा गोला, इसका शेप भी गोला या सर्कल बोल लो, कुछ भी बोल लो, शेप सेम होंगे। इसका साइज जितना छोटा ये वाला भी उतना छोटा। डाल्टन भाई साहब ये बोल गए थे अपने जमाने में, कब? 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, कि एक एलिमेंट लोगे ना कोई भी सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट उसका मास भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा,
शेप भी सेम होगा, सेम एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। डाल्टन भाई साहब बोल के गए थे, पता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती मालूम है? अगर सेम एलिमेंट भी ले लो ना तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम हो। मॉडर्न थ्योरी ये बोलती है, कैसे? फील करो, फील करो, फील। चलो आइडिया आइडिया। ये है रुमाल, लड़कियों वाली। डस्टर हमारा काम नहीं आता यहाँ केमिस्ट्री में, लड़कियों वाला रुमाल काम आता है। कोई लड़की फेंक के चले गए थे, मैं उठा लिया, सोचा डस्टर बना लूं, है ना। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती पता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट में जो एटम होंगे मे नॉट बी सिमिलर। ओ माय गॉड, सेम एलिमेंट में जो एटम होंगे वो सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बोल रही है कि जरूरी नहीं है कि तुमने सेम एलिमेंट ले लिया, एक जैसे एलिमेंट ले लिए सेम टू सेम, तो सेम टू सेम एलिमेंट में सारे प्रॉपर्टी सेम होंगे, जरूरी नहीं है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है, डाल्टन भाई की थ्योरी बोलती है कि सेम एलिमेंट लोगे तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, दोनों एलिमेंट का मास सेम होगा, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ये नहीं बोलती। मॉडर्न थ्योरी ये बोलती है कि सेम एलिमेंट भी ले लोगे तो जरूरी नहीं है कि सारे प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगे। कैसे? फील लोगे, फील। चलो फील दिलाता हूं, इधर देखो। आइसोटोप, आइसोटोप नाम तो सुना ही होगा। आइसोटोप का मतलब होता है एटम, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट, इसको आइसोटोप बोलते हैं। कार्बन का आइसोटोप हुआ होता है हमारे पास, ये कार्बन, कार्बन का ये 6, ये कार्बन 6 है और ये कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 6 है तो इसका एटॉमिक मास कितना? 12, सॉरी ये कार्बन 14, ये भी 6, ये 14। ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6, ऊपर वाला भार, बोझा, ऊपर में बोझा। इस कार्बन का एटॉमिक मास 12, इस कार्बन का एटॉमिक मास 14। ओ माय गॉड, क्या सीन मिल रहा है? एक ही एलिमेंट है, ये वाली भी कार्बन, ये वाली भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन का एटॉमिक मास 12, इस कार्बन का एटॉमिक मास 14, दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों सेम एलिमेंट है। मैं बना रहा हूं डायग्राम, फील लो, फील। ये कार्बन 12 है, ये कार्बन एटॉमिक मास को लिखते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 14, ये कार्बन 12 अब ये कार्बन 14, दोनों का नाम सेम है, ये भी कार्बन तो ये भी कार्बन। अब ये इसके अंदर क्या है भाई? कार्बन के अंदर बहुत सारे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन छोटे छोटे एटम है, एटम है, छोटे छोटे एटम है। अब बताओ, ये दोनों कार्बन के एलिमेंट तो सेम है। अच्छा, क्या इस एटम का जितना साइज है, इस एटम को उतना साइज होगा? होगा। ये कार्बन को कंपेयर करो, इस एटम का मास जितना होगा, क्या इस वाली एटम का मास इसके इतना होगा? नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास इधर 12 है और इस कार्बन का 14, दोनों है ही अपने आप में कार्बन, है अपने आप में कार्बन, लेकिन इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास सेम नहीं होंगे। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि दोनों एटम कार्बन है तो इसका साइज जितना, इसका साइज उतना हो सकता है, इसका शेप जितना, इसका शेप उतना हो सकता है। साइज और सेम दोनों के सेम सेम हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास सेम होंगे ही नहीं, क्योंकि आइसोटोप का मतलब है दोनों एलिमेंट सेम होंगे लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो डाल्टन भाई साहब का थ्योरी क्या हो रही है? फेल हो गई। डाल्टन भाई साहब सेकंड पोस्टुलेट में बोल के गए थे, सेम एलिमेंट लोगे तो सेम एलिमेंट लोगे
तो सेम एलिमेंट का मास भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, यानी कि सेम एलिमेंट में सारे प्रॉपर्टी एक जैसे। लेकिन जिस टाइम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, उन्होंने बताया कि आइसोटोप की डिस्कवरी हो चुकी है और आइसोटोप लेते हैं तो सेम एलिमेंट ले लो आइसोटोप वाली, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट मिल रहा है। और डाल्टन के हिसाब से दोनों एटम सेम है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो डाल्टन के हिसाब से दोनों का एटॉमिक मास सेम मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बताती है कि यदि तुम्हारे पास सेम एलिमेंट है तो जरूरी नहीं है कि सारे प्रॉपर्टी एक जैसे हो, कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। और आइसोटोप ले लिए हो तो कंफर्म है कि एटॉमिक मास सेम एलिमेंट का डिफरेंट मिलेगा, चेंज मिलेगा। समझे? ये था डाल्टन का सेकंड पोस्टुलेट, भी यहां पर गलत साबित होता है, जिसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आज के जमाने में सही बताती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का थर्ड थ्योरी देखते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पॉइंट है, डाल्टन की थ्योरी से हम रिलेट कर रहे थे। तो सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट के बारे में बता रहा हूं। पता है डाल्टन का थ्योरी का जो थर्ड पोस्टुलेट था ना, जिसको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो डाल्टन की थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट ये बोलती है कि यदि तुम्हारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे कि ये एलिमेंट ले लो सोडियम का, ये एलिमेंट ले लो मैग्नीशियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 24 नियरेस्ट। तो जॉन डाल्टन थर्ड पोस्टुलेट में ये लिख के गए थे कि दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे ये भी अलग, ये सोडियम तो वाली मैग्नीशियम, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट का एटम अलग अलग होगा। इसका साइज अलग, इसका साइज अलग, इसका शेप अलग, इसका शेप अलग, इस वाली एटम का मास अलग, मैग्नीशियम वाली एटम का मास अलग। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो दोनों का एटम डिफरेंट होगा, एटम का साइज भी डिफरेंट होगा, एटम का मास भी डिफरेंट होगा। थर्ड पोस्टुलेट में जॉन डाल्टन लिख के गए थे। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है मालूम है? मॉडर्न थ्योरी ये बोलती है कि दो डिफरेंट एलिमेंट ले लोगे, तुम दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों डिफरेंट एलिमेंट में एटम डिफरेंट हो। समझ पा रहे हो? डाल्टन भाई साहब का थ्योरी बोलता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे ना तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट का मास अलग अलग होगा, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम अलग अलग, सोडियम वाली एटम अलग, मैग्नीशियम वाली एटम अलग। लेकिन मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि दो डिफरेंट एलिमेंट ले लोगे तो दो डिफरेंट एलिमेंट का एटम सेम भी हो सकता है, ऐसा बोलता है। हाँ, उदाहरण आपके पास है आइसोबार। पता है आइसोबार का ना डाल्टन भाई साहब थे उस समय, था कि नहीं? कमेंट बॉक्स पर बताओ। आइसोबार वे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम। ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास सेम होगा, इसे आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार, आइसोटोप पढ़े थे ना अभी? आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, वो क्या था? आइसोटॉप। आइसोबार जस्ट अपोजिट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम। तो ना मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि यदि तुम दो डिफरेंट एलिमेंट ले लोगे, दो डिफरेंट एलिमेंट ले लोगे तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट का मास अलग अलग होगा कि सेम होगा? बताओ। मास इसका भी 40, इसका भी 40, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि दो डिफरेंट एलिमेंट ले लोगे
तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट का एटम सेम हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, ये बोलती है। देखो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन अपने थ्योरी में ना थोड़ा सा बात गलत बोल दिया था। डाल्टन ये बोला था कि दो एलिमेंट डिफरेंट लोगे तो दोनों एलिमेंट का एटम डिफरेंट होगा। ये आज भी सही है कि दो अलग अलग एलिमेंट लोगे, ध्यान रखना कि दोनों अलग अलग एलिमेंट आइसोबार नहीं होना चाहिए। आइसोबार यानी कि एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ऐसा है क्या? नहीं। तो दोनों का एटॉमिक मास अलग है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनका एटम डिफरेंट है। और यहाँ पर आइसोबार आया ना, तो ये आर्गन, ये वाला कैल्शियम, ये आर्गन का एटम, ये कैल्शियम का एटम, यहां पर इसका मास और इसका मास, इस एटम का मास डिफरेंट है, और यहां पर इस एटम का मास और इस एटम का मास सेम है, क्योंकि आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होते हैं। ठीक, तो जॉन डाल्टन का थर्ड पोस्टुलेट था, उसको भी यहां पर करेक्ट किया गया ना, क्योंकि जॉन डाल्टन आइसोबार के बारे में कुछ भी नहीं बोल के गए थे, क्योंकि जॉन डाल्टन को एटॉमिक मास के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, एटॉमिक मास के बारे में वो अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किए थे। और आइसोबार का जब डिस्कवरी हुआ तो जॉन डाल्टन की जो बात थी थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि उस टाइम आइसोबार के बारे में जॉन डाल्टन ने अच्छे से स्टडी नहीं किया होगा, नहीं बताया होगा ना। सिंपल सा यार, तुम खुद देख रहे हो आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है, दोनों एटम डिफरेंट है, तो दोनों एटम डिफरेंट है तो एटम का मास डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन आइसोबार है तो मास सेम है, एटम डिफरेंट है लेकिन मास सेम है ना? है। तो ऐसा भी होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट का एटम का मास अलग अलग हो सकता है, और आइसोबार वाला होगा तो एटम का मास सेम भी मिलेगा। तो जॉन डाल्टन थर्ड पोस्टुलेट थोड़े से गलत थे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का चौथा बात, पता है जॉन डाल्टन ने ना अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में ये बात कही थी कि एटम जब कंबाइन होते हैं तो सिंपल रेशियो में होते हैं, और उन्होंने रेशियो भी बता के गया था कि सिंपल रेशियो इस प्रकार का आएगा 1:1, 1:2, 2:1, 2:3। जॉन डाल्टन ये बोल के गए थे कि एटम कंबाइन होंगे तो सिंपल रेशियो में होंगे। जॉन डाल्टन बोले थे कैसे? जैसे कार्बन और या ऑक्सीजन कंपाउंड बना दिए, मॉलिक्यूल बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दो एटम का रेशियो 1:2 है। यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, समझ जाना कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 1:2 होगा। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए फिर भी 1:2 मिलेगा। कार्बन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने? 2 दूना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिला? 1:2। तो जॉन डाल्टन भाई बोल के गए थे अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में, यदि एटम कंबाइन होंगे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो एटम कंबाइन होंगे तो सिंपल से सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे, 1:2, 2:1, 2:3, इस प्रकार का। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोल दी है जरूरी नहीं है कि एटम कंबाइन होंगे तो सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे, वो सिंपल रेशियो में कंबाइन हो भी सकते हैं, सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं भी हो सकते। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है क्या एग्जांपल है ऐसा जो सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होता होगा? हाँ है, देखो सुक्रोज सुना होगा, एक प्रकार का शक्कर होता है, सुगर बोल सकते, सुगर, सुक्रोज का फार्मूला C12 कार्बन 12 H 22 O 11, सुक्रोज का फार्मूला है। अब देखो ना, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। क्या ये जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट रेशियो है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर सुक्रोज बना रहे हैं, यस बना रहे हैं। सिंपल रेशियो है क्या? नहीं, सिंपल रेशियो नहीं मिला इस टाइप का हमें, 1:1, 2:1, 3:2 सिंपल रेशियो में नहीं मिला। डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये तो ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, सिंपल रेशियो नहीं मिला। तो जॉन डाल्टन का फिफ्थ पोस्टुलेट रॉन्ग।
है ना। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की पांचवी बात है, जॉन डाल्टन इस पर क्या बात बोले पता है। जॉन डाल्टन ये बोल के गए थे कि यदि आप कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया मैं रिएक्टेंट में, अब प्रोडक्ट में मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड का, जॉन डाल्टन ये बोल गए थे कि रिएक्टेंट में जो भी एटम आप लोगे, दोनों रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में भी आपको वही एटम मिलेंगे। बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट यही होगा कि रिएक्टेंट में कार्बन अलग है, ऑक्सीजन वाली अलग है, और प्रोडक्ट में दोनों केमिकली कंबाइन हो गए। तो केमिकली कंबाइन हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए तो कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो जॉन डाल्टन ये बात बोल के गए थे कि रिएक्टेंट में तुमने जिस एटम को लिया है, प्रोडक्ट में भी आपको वही एटम मिलेगा, बस ये एटम आपस में अरेंजमेंट हो जाते हैं। इधर कार्बन लिया, कार्बन मिला, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन लिया, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन मिला। जॉन डाल्टन ये बात बोले थे कि रिएक्टेंट में जो चीज़ लोगो, प्रोडक्ट में वही सेम चीज़ मिलेगा, बस ये अरेंज हो जाती हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ये बोलती है कि रिएक्टेंट में जो चीज़ लोगे, प्रोडक्ट में वो चीज़ मिलती है, हाँ मिलती है। और ये भी बोलती है मॉडर्न थ्योरी कि रिएक्टेंट में जो भी चीज़ लोगे, प्रोडक्ट में तुम्हें अलग चीज़ भी मिलती है। अलग चीज़ का मतलब क्या है, यानी कि रिएक्टेंट में अगर तुम दो चीज़ कोई भी आइटम लोगे तो प्रोडक्ट में वो आइटम डिफरेंट भी मिल सकते हैं। जॉन डाल्टन की बात फिर से बोल देता हूँ। जॉन डाल्टन बोलते थे, प्यार से सुनो, रिएक्टेंट में जो भी आइटम लोगे ना तो प्रोडक्ट में ये एटम चेंज नहीं होंगे। जो एटम रिएक्टेंट में लोगे यही सारे एटम प्रोडक्ट में भी मिलेंगे, जॉन डाल्टन बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बोल रही है कि रिएक्टेंट में जो एटम लोगे, प्रोडक्ट में दूसरा एटम भी मिल सकता है। रिएक्टेंट में जो एटम लोगे इससे डिफरेंट एटम तुम्हें प्रोडक्ट में मिल सकता है। मॉडर्न थ्योरी बोलती है, अच्छा कैसे मिलता है, कैसे जानना चाहोगे? क्या ऐसा रिएक्शन है कि रिएक्टेंट में अलग एलिमेंट ले रहे हैं और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से हट के प्रोडक्ट में अलग एलिमेंट मिल रहा है? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बता दो ना भैया, बता रहा हूं। उस चीज का नाम है, उस प्रोसीजर का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। तुम न्यूक्लियर रिएक्शन करा दोगे ना तो तुम्हें रिएक्टेंट में जो लिया होगा, प्रोडक्ट में दूसरा एलिमेंट, दूसरा एटम मिलेगा। और न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लास 10 में पढ़े थे हम लोग, याद है? बुक खोल के देखना, नहीं भी पढ़े हो थोड़ा फील ले लो, आइडिया ले लो कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ना, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो तुमने जो रिएक्टेंट में एलिमेंट लिया होगा, प्रोडक्ट में दूसरा एलिमेंट मिल जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ना, न्यूक्लियर रिएक्शन कराना इतना आसान नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है मालूम है? न्यूक्लियर फिजन होता है दो, न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है ना, वो दो लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है। एग्जाम्पल बताऊं? बता रहा हूं। जैसे रेडियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक मास 226 एटॉमिक मास है। जब रेडियम में न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कराना है भाई तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए यार, बहुत ज़्यादा, आसान नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन जब कराते हैं ना हम लोग, आप पूछते हो ये वाली न्यूक्लियर फिजन होगा कि ये? तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप का है। यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहा हूँ? न्यूक्लियर फिजन वाली। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हैवी एटम जो होता है ना, एक हैवी एटम, वो दो लाइटर एटम में स्प्लिट हो जाते हैं, दो अलग अलग लाइटर एटम में। तो रेडियम एक हैवी एटम है, देखो ना एटॉमिक मास 226, हैवी है, बहुत भारी है। न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे हैं, कौन सा वाला है? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब एक हैवी एटम दो डिफरेंट लाइटर एटम में टूट जाते, एक भारी परमाणु तो हल्के परमाणु में टूट जाएंगे। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो हीलियम बन गया और
रेडॉन बन गया। हीलियम का एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2। रेडॉन का एटॉमिक मास 222, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86। 222 और 4 को जोड़ो 226 आया। एटॉमिक मास दोनों को जोड़ोगे रेडियम इतना आएगा। दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जोड़ो 86, 2। रेडियम के इतना आया, बैलेंस है। इसका एटॉमिक नंबर दोनों का सम, इसका बैलेंस। इसका एटॉमिक मास दोनों का सम, इसका बैलेंस है। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, रिएक्टेंट में अलग एलिमेंट लिए हैं और प्रोडक्ट में अलग एलिमेंट मिल रहा है। जॉन डाल्टन ये बात नहीं पता था, जॉन डाल्टन सिर्फ हवाई बात की थी। ये बोल दिए थे रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होगा प्रोडक्ट में वही एलिमेंट मिलेगा, रिएक्टेंट में जो एटम होगा प्रोडक्ट में वही एटम मिलेगा। जॉन डाल्टन बोल के गए थे। हाँ भाई ऐसा होता है, तुमने गलत नहीं बोला था। लेकिन तुमने एक बात, तुमने तो ये नहीं बोला था कि रिएक्टेंट, ऐसा नहीं बोला था जॉन डाल्टन ऐसा बोलता कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट प्रोडक्ट में भी मिल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी कंडीशन होता है कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट लेते हो प्रोडक्ट में वो एलिमेंट नहीं मिलता, दूसरा एलिमेंट भी मिल सकता है, ऐसा बोलता है जॉन डाल्टन। तो आज ये थ्योरी में नहीं बता रहा होता, ठीक है। रिएक्टेंट में जो एलिमेंट लोगे प्रोडक्ट में दूसरा एलिमेंट भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन किस रिएक्शन से? न्यूक्लियर रिएक्शन से। दो टाइप की होती है, एक न्यूक्लियर फिजन वाली। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हैवी एटम दो अलग अलग डिफरेंट लाइटर एटम में टूट जाती हैं। देख सकते हो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका अपोजिट, इसमें क्या होगा, दो स्मॉल एटम होंगे ना जिसका वेट हल्का हल्का होगा, जब वो दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। तो जब दो छोटे छोटे हल्के लाइटर एटम आपस में रिएक्शन करती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एक हैवी न्यूक्लियस बनाती हैं, और इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती, बहुत ज़्यादा एनर्जी। सन जानते हो, सन सूर्य वाली, जहाँ पर आदित्य L1 मिशन गया ना सूर्य को जांचने परखने के लिए, तो सूर्य में हर दम न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। कैसे होता है बताऊं? बता रहा हूं। देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होती हैं, क्लास 10 में पढ़े थे। एक हाइड्रोजन का 1 ये 1 2 1 3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होती है, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप लिए हैं और दोनों कैसे हैं? लाइटर है, दोनों का मास कम है ना, तो लाइटर एटम है दोनों। अब दोनों जब न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं ना तो एक हैवी न्यूक्लियस बनाती हैं। किसका? हीलियम का। देखो ना, इसका 2 था एटॉमिक मास, इसका 3 था, दोनों कंबाइन हो गए और हैवी न्यूक्लियस बना दिए। किसका? हीलियम का। मास कितना हो गया? 4। तो इधर 3 और इधर 2, दोनों का सम का मास 5 हो रहा है, इधर 4 है। तो इसमें एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है, न्यूट्रॉन रिलीज होता है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा, मास 4 1 5 बैलेंस 1 1 2, तो ये 2, तो एटॉमिक नंबर बैलेंस है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखे हैं। और काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, भरपूर मात्रा में एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी भी लिख दी है। तो यहाँ पर बस ये फील दे रहा था यार मैं आपको कि रिएक्टेंट में एलिमेंट लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है वो तुम्हें प्रोडक्ट में मिले। तुम्हें प्रोडक्ट में रिएक्शन से डिफरेंट एलिमेंट मिल सकती हैं। ये सब पॉसिबल होता है न्यूक्लियर रिएक्शन से। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बच के रहना। हाँ समझ गए, बच के रहना। क्लास 10 में एकदम जबरदस्त से पढ़े थे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक आइडिया दियो, फील दियो, टेंशन मत लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक है, बेसिक, ठीक है। चलो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की लास्ट और 6वीं बातें कर लेते हैं। डाल्टन भाई साहब अपने पॉस्टुलेट में ये भी बोल के गए थे। अब बोलोगे भाई आप पॉस्टुलेट डाल्टन क्या कर रहे हो भाई? तो वीडियो में नए होंगे ना यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ना, जाकर देख सकते हैं, आप ही लोग के लिए तो है ये। डाल्टन भाई साहब अपने पॉस्टुलेट में ये कह के गए थे कि एटम का मास कंजर्व होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट में जितना मास होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही मास मिलेगा, मास डिस्ट्रॉय नहीं होता। जॉन डाल्टन बोल के गए थे।
और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रही मालूम है? मास ऑफ एटम, एटम का मास कैन बी चेंज। एटम का मास चेंज होता है। सोचो डाल्टन भाई साहब क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट में जितने मास होंगे प्रोडक्ट में उतना मास मिलेगा। एटम का मास चेंज नहीं होगा, एटम का मास हमेशा कंजर्व होगा, चेंज नहीं होगा एटम का मास। जॉन डाल्टन बोल के गए थे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोल रही है कि एटम का मास कैन बी चेंज। किसमें चेंज हो रहा है भाई एटम का मास? एनर्जी में मास चेंज होगा, एनर्जी में। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बोल रही है। अब तुम बोलोगे मास कंजर्व नहीं रहा, मास तो एनर्जी में चेंज हो गया। हो गया, मास एनर्जी में चेंज हुआ, लेकिन अभी भी मास और एनर्जी को हम लोग सम करेंगे तो क्या पहले इतना मिलेगा? यस मिलेगा। मान लेते हैं मेरे पास कोई एटम है, एटम है ना, कोई एटम, एटम के मास किस में चेंज हो गए? एनर्जी में चेंज हो गए। तो जितने भी मास एनर्जी में चेंज हुए उस एनर्जी और मास को वापस ऐड कर दूंगा, जो भी बचा खुचा मास होगा तो वापस मुझे मिल जाएगी ना। पहले इतना मास, पहले इतना मिलेगा। सोचो इस इक्वेशन को कौन दे के गया है? एक फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम तो सुना ही होगा, कोई सुने हो या ना हो, केमिस्ट्री आया या ना आए, फिजिक्स आया ना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम दिमाग में जरूर आएगा। उसका फेमस इक्वेशन है E = mc²। E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास ऑफ एटम, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। E = mc², स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन ये बोलना चाहती है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम एटम का मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एनर्जी में। और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन का मतलब होता है कि तुम्हारे पास मास है तो मास को तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और वापस एनर्जी को तुम मास बना सकते हो। ये मैटर है ना, मैटर है। तो मैटर है ना, ये मास है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो वापस उस एनर्जी से मैं वापस ये मास जनरेट कर सकता हूं। लेकिन इतना आसान काम नहीं है बाबू, बता रहा हूं मैं। मास को एनर्जी में चेंज करना और एनर्जी को वापस मास में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, बहुत टफ है, समझे? बहुत ज्यादा एनर्जी, सुनने में आसान लगता है नहीं, पता है? मास को ना एनर्जी में चेंज करना तो आसान है, इन एनर्जी से वापस मास को जनरेट करना, मास को वापस बनाना बेहद मुश्किल काम है। ऐसा हुआ है क्या? हुआ है भाई, तभी बता रहे हैं हम लोग। एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हो तुम और वापस जो मास को तुम एनर्जी में चेंज कर सकते हो। जो एनर्जी मास जो एनर्जी में चेंज हो गया तो उस एनर्जी से वापस तुम मास बना सकते हो। यानी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, वापस एनर्जी से तुम मास भी बना सकते हो इस इक्वेशन की हेल्प से। इस इक्वेशन को बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी कि एनर्जी को मास में बदला जा सकता है, मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। जॉन डाल्टन बोल के गए थे कि मास हमेशा कंजर्व होता है, मास को कोई चेंज नहीं कर सकता। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है मास चेंज होगा, मास भी चेंज होगा, लेकिन मास किस में चेंज होगा? एनर्जी में चेंज होगा। मान लेते हैं मेरे पास ये मास है, इसका कुछ मास में एनर्जी में चेंज कर दिया तो वापस एनर्जी और मास को वापस कंबाइन करूंगा, कंजर्व रहेगी। ठीक है, मास प्लस एनर्जी वापस क्या हो जाएगी? कंजर्व। ठीक है ना, समझ नहीं आया? कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी शुरुआत है भाई, शुरुआत। जितना हो सके यार मैं अपने तरफ से बेहतरीन एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। और वाकई में यार केमिस्ट्री समझना चाहते हो, रियल में एक्सपीरियंस करना चाहते हो केमिस्ट्री का मेरे साथ बारीकी से, तो मैं तो कंटिन्यू मेहनत करूंगा, कंटिन्यू यार नोट्स बनाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जब टाइम मिले मैं वीडियो लॉन्च करने की कोशिश करूंगा। इसके प्रीवियस वीडियो का प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है, बेसिक केमिस्ट्री, पूरे बेसिक केमिस्ट्री, कोई भी क्लास नहीं हो भाई, केमिस्ट्री एकदम अच्छे सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकती हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात खत्म हो गई। जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, समझना।
एटम को ना डॉल्टन भाई साहब डिवाइड नहीं कर पाए, तो फंडामेंटल बोल दिया। बोर आया, रदरफोर्ड आया, थॉमसन आए, इन्होंने एटम के साथ छेड़छाड़ किया और एटम को डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लोग और नहीं तोड़ पाए, तो इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोल दिया। और जब साइंटिस्ट आए ना, तो उन्होंने ये बात भी बोल के चले गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी टूट सकता है। हाँ, सच बोल रहा हूं मैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं टूट सकता है, आपने सुना है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और टूट सकता है। किसमें मालूम है? बता दूं, क्वार्क में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क में टूट सकते हैं, क्वार्क में। सोचो आप, मैटर टूटा एटम में, एटम टूटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन टूटा क्वार्क में, न्यूट्रॉन टूटा क्वार्क में। सोचो, सीरीज खत्म नहीं हुए हैं, सीरीज जारी है। लेकिन जितना केमिस्ट्री का बेसिक फील दिलाना था वो बेसिक फील दिला दिया। अब पूछोगे भाई मन कर रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ने का, कब इसके बारे में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का पहले बेसिक सीख जाओ, उसके बाद एडवांस लेवल में सबके ऊपर डिस्कस, माइक्रो लेवल में डिस्कस, माइक्रो लेवल में डिस्कस, माइक्रो लेवल वो बात बहुत अलग भाई, बहुत अंदर है वाह, टेंशन मत लो। केमिस्ट्री का फील लो, बेसिक लो, सब समझ जाओगे। वीडियो पे बने रहो यार। रात के अभी 9:30 हो चुके, अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं है पढ़ने वाला भाई। सब घर चले गए हैं, भूख लग रही है भाई, मम्मी वेट कर रही है खाना का। चलते हैं यार घर, मिलते हैं यार, टेक केयर।